नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रेशम के बारे में जानेंगे। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा रेशम। रेशम को सिल्क भी कहते हैं और रेशम के रेशे जानतब रेशे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो जानतब रेशे कहलाते हैं। और रेशम को जो प्रदान करता है वो भी एक प्रकार का कीट होता है, जिसे रेशम कीट के नाम से जाना जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, रेशम कीट। रेशम के कीट जो है वो रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना बहुत ज़रूरी होता है और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालना सेरीकल्चर कहलाता है और इससे हमें रेशम की प्राप्ति होती है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र यानी उसकी लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं या उसके बारे में जानना ज़रूरी है। रेशम कीट का जो जीवन चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, इसमें क्या होता है कि जो मादा रेशम कीट होती है वो क्या करती है, मादा रेशम कीट क्या करती है, अंडे देती है, जिनसे क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं और उस लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर, या दूसरा नाम क्या है, इल्ली, और या फिर उसी को क्या कहते हैं, उस लार्वा को या उस कैटरपिलर को या उसी इल्ली को कहते हैं रेशम कीट। और ये आकार में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जब जो कैटरपिलर हैं या जो इल्ली हैं अर्थात जो लार्वा हैं, वो क्या करते हैं, अपने आकार में वृद्धि करने के बाद में जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए क्या करते हैं, ये तैयार होते हैं, तैयार होता है। उससे पहले हम यहाँ पर मुख्य बात के बारे में जान लेते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में रेशम उत्पादन से संबद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतया महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अपने उद्यम के द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं और रेशम उत्पादन में अगर पूछा जाए पूरे विश्व में तो चीन पहले स्थान पर है और भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादकों में गिना जाता है। तो कह सकते हैं कि अगर चीन पहले स्थान पर है तो भारत दूसरे स्थान पर है विश्व में रेशम उत्पादन में। तो यह प्यूपा क्या होता है, यह प्यूपा कहलाता है। कह रहे हैं कि जो लार्वा की जो अगली अवस्था है वो कहलाती है प्यूपा या कोशित कहते हैं, जो अपने चारों ओर यानी अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। जैसे मान के चलिए कि ये है अंडा और अंडे से बना कैटरपिलर या लार्वा। अब ये जब वृद्धि करता है, जब ग्रोथ करता है, तो अगली अवस्था इसकी होती है प्यूपा। ये अपने सैलाइवरी ग्लैंड से या लार ग्रंथि से लार को निकालता है और उससे एक रेशा बनाता है, जो कि हवा में सूख करके एक रेशा बना देता है और ये अपने शरीर के चारों ओर लपेटता रहता है। अब ये क्या बन जाती है अगली रचना, ये बन जाती है प्यूपा, जिसे क्या कहते हैं, कोशित भी कहते हैं। प्यूपा बन जाता है और यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में क्या करता है, सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी की जो संख्या होती है 8,
8 की तरह क्या करता है, उसके रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है और सिर की इस गति के समय जो कैटरपिलर है वो पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर के या हवा के संपर्क में आकर के सूख जाता है और सूख करके रेशम का रेशा बना देता है। और जल्दी ही कैटरपिलर जो होता है वो स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। और यह आवरण क्या कहलाता है, इसके ऊपर जो कैटरपिलर था इसके ऊपर आवरण बना, आवरण और कोकून ये दोनों कहलाते हैं कोकून, और इसके जो ऊपर का जो आवरण है वो कहलाता है कोकून और इसके अंदर है प्यूपा। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने में किया जाता है। रेशम से रेशम के वस्त्र बनते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु जो रेशा होता है वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेशम कीट का जीवन चक्र का चित्रण है, जिसमें ए में लिखा है नर, यानी कि ये नर रेशम कीट है और ये मादा रेशम कीट है। तो ये शहतूत के पत्ते पर रहते हैं और उसी को खाते हैं। तो ये जो मादा रेशम कीट है ये शहतूत के पत्तों पर क्या देती है, अंडे देती है। शहतूत की पत्ती पर इसने अंडे दिए और फिर क्या बनता है, इसके बाद में इन्हीं अंडों से निकलता है रेशम कीट, जिसे हमने इल्ली कहा था, जिसे हमने लार्वा कहा था, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। अब ये कैटरपिलर क्या करता है, अपने लार को निकालता रहता है और रेशम का रेशा बनाता है और उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेटता रहता है, ऐसे करके और लपेटता रहता है, रचना बन जाती है ये कोकून। अब यही कोकून, ये भी कोकून है, इसमें क्या है, ये विकासशील कीट होता है। इसमें अंदर जो है कीट का विकास हो रहा होता है। अगर हम रेशम को जल्दी यानी कोकून में ही रेशम को प्राप्त कर लेते हैं तो रेशम का रेशा प्राप्त होता है, अन्यथा अगर कोकून विकसित हो जाए और उसमें कीट बनने लगे तो वो रेशम किसी काम का नहीं रहता है और वह रेशम को जो कोकून बनाया था उसे काट करके बाहर निकल जाता है, वो नर या मादा रेशम कीट बन जाता है और उड़ जाता है। तो ये तो था रेशम कीट का जीवन चक्र। अब रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अगर आपसे पूछें कि भाई रेशम किससे प्राप्त होता है तो आपको पता है रेशम कीट से, लेकिन रेशम के कीट से की भी कोई अवस्था होती है तो वो अवस्था होती है कोकून से प्राप्त होता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग भी दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला जो रेशम का धागा होता है वो गठन में, रुक्षता में, चिकनाहट में, चमक में आदि विभिन्न प्रकार में क्या होता है, भिन्न होता है। अतः ये इनके नाम हो जाते हैं अलग से रेशम के, जैसे कि टसर रेशम, जैसे कि मूंगा रेशम, जैसे कि कोसा रेशम और अन्य प्रकार की रेशम की विभिन्न किस्म के जो रेशम हैं वो कीटों के द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है वो कौन सा है, शहतूत पर पाए जाने वाला रेशम कीट। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम कैसा होता है, फाइबर, उसका रेशम का फाइबर कैसा होता है, मृदु होता है और कैसा होता है, मृदु हो जाएगा, चमकदार होएगा, लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का जो संवर्धन है, जो कल्चर है, वो भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का क्या करता है, उत्पादन करता है। लेकिन अगर विश्व में पूछे तो पहले स्थान पर हो जाएगा चीन, पहले स्थान पर क्या हो जाएगा, चीन, और दूसरे स्थान पर हो जाएगा भारत रेशम के उत्पादन में। क्रियाकलाप 3.5 को देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के
टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकान में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, जैसे कि शहतूत रेशम हुआ, टसर रेशम हुआ, एरी रेशम, मूंगा रेशम, ये सब क्या हैं? रेशम कीट के प्रजातियां हैं। उनकी पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं, और उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 क्या है? इसमें किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से क्या करिए? जलाइए। दोनों में से दोनों धागे लेने हैं और दोनों को जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से उनके एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, ये क्रियाकलाप 3.7 करने का क्या करें? प्रयास करें। चित्र 3.9 की फ़ोटो कॉपी लीजिए और रेशम कीट के लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह कौन होगा? वह अपनी क्लास का विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं और इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिख सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में कक्षा 7 के ऑनलाइन क्लास में भेज सकते हैं। कोकून से रेशम तक, कोकून से रेशम तक, इस टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।